हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो है मैं आपको CUT PG LLM का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको ऑब्वियसली सॉल्यूशंस बताऊंगी, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं वो आपको याद करने के लिए कहूँगी, वो भी बता दूंगी। और मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करना है, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना, तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द एविडेंस लॉ। कभी कभी क्या लिखा रहता है, नॉट लिखा रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसे स्किप कर देते हैं जल्दबाजी में, है ना। अब ये छोटी बात नहीं है, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, मैंने सुना है तभी मैं आपको बताया, तो ध्यान से पढ़ना। तो पूछा कि क्या एविडेंस एडमिसिबल है एविडेंस लॉ के अंदर। तो ऑब्वियसली एविडेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री हमारा प्राइमरी सेकेंडरी होता है, तो ये तीन तो डेफिनेटली है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और हमारा डायरेक्ट ओरल एविडेंस। हियर से एविडेंस जो है, अगर मैं इन जनरल इसकी बात करूं तो इन जनरल जो हमारा हियर से एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा हियर से एविडेंस जो होता है वो एडमिसिबल होता है। वो हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग के पास डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, करेक्ट, तो या फिर रेस्ट जेस्टे, ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, है ना, हियर। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हियर से एविडेंस। तो नॉर्मली इन जनरल क्या ये एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ये एडमिसिबल है। तो A, B और D तो डेफिनेटली है ना। बस ये है कि हियर से एविडेंस क्या है, कोई कंफ्यूज होके ऐसा कर सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, ABCD कर दे, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शंस इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। जैसे आप देखो ऑप्शन में तीनों चीज़ होगी, ABD भी है ना, और फिर और आपका क्या कहते हैं कि ABCD भी है। तो कंफ्यूज मत होना, जो जनरल रूल है उसे देखना। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, एयर पॉल्यूटेंट अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 वुड इंक्लूड। तो यहाँ पे बता रखा है लोगों ने क्या क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, नॉइज और चिमनी। तो जो हमारी एयर एक्ट की डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेशन ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। एयर एक्ट की आपको डेफिनेशन जो है, अब आप लोग का एक काम है देखना, है ना। चलिए मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जो एयर पॉल्यूटेंट है एयर एक्ट के अंदर, है ना, उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2A में। ये आपको जो एनवायरनमेंट एक्ट है ना उसके अंदर जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, मैं कहूँगी कि आप सारे एक्ट का देख लेना, स्पेशली एनवायरनमेंट एक्ट का हो गया, है ना, और एयर पॉल्यूटेंट एक्ट, ये सब ना देखो, बट मैं आपको ये कहूँगी कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके डेफिनेशन ज़रूर से देख लेना, उसके थोड़ा सेक्शंस देख लेना, सेक्शन से उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एयर पॉल्यूटेंट as any solid, liquid or gaseous substance that may be harming or injuring the environment, humans, other living creatures, plants और even property। तो solid, liquid तो डेफिनेटली है। ये जो नॉइज है हमारा 1987 में अमेंडमेंट हुआ उसके बाद डाल दिया गया, उससे पहले नॉइज भी नहीं था। देखो देख के समझ आ जाएगा कि कोई भी अगर बेयर एक्ट में डेफिनेशन दे रहा है उसमें सिर्फ चिमनी तो नहीं लिखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखेगा, है ना। तो मतलब एक कॉमन सेंस से भी आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ABC, जो कि सेकेंड है हमारा, करेक्ट। और अच्छा, इसमें मैंने आंसर सही मैच मार्क किया था, A, B और D, ठीक है। चलिए आगे, ये क्या है, ये इस मैक्सिम का मतलब क्या है, उबी जस इबी रेमेडियम। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी होगी। अच्छा, इसका क्या लीगल मैक्सिम है, इंजरी विदाउट डैमेज, इंजूरिया साइन डैमनम। ये सबको पता होगा, टॉर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है ना, इंजूरिया साइन डैमनम। और इसका क्या है, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है। और तीसरे वाले का कोई ऐसा लीगल मैक्सिम नहीं है डायरेक्ट, जो कि जिसका मतलब ये हो राइट ऑफ ए थर्ड पार्टी। और मैक्सिम्स है जो कि थर्ड स्ट्रेंजर से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, बट राइट ऑफ ए थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली इसका कोई लीगल मैक्सिम नहीं है। चलिए, तो अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू मैटर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। तो ये जो हमारे तीन मैटर्स हैं, इन द मैटर ऑफ डी एन एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MP दाभोलकर, इंद्रे एडवोकेट, ये सारे जो है एडवोकेट से रिलेटेड है ना, और एडवोकेट से रिलेटेड है, उनके कंडक्ट से रिलेटेड है, किसे मिसकंडक्ट कहा जाएगा और किन एक्शन के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लेना चाहिए। तो ये तीनों केसेस उससे डील करते हैं। बाकी ये जो हमारा है, ये
पदम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में ये चीज़ बोली गई थी, ये क्रिमिनल केस है हमारा। इस केस में ये हुआ था कि कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपको किसी को कन्विक्ट करना है ना, अगर आपको किसी को सज़ा देनी है तो आपके पास जो प्रूव होना चाहिए, जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रूफ होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी हाई प्रोफाइल केस हो, अगर आपके पास एकदम पुख्ता सबूत नहीं है तो ऐसे ही आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एविडेंस से कह सकते हैं रिलेटेड था। फिर तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ये केस नहीं रिलेटेड बस। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये तो देखो याद ही करना पड़ेगा, लोम्ब्रोसो। फिर इसमें मैच करना है ये किसने क्या क्या दिया है। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो हमारा HLA हार्ट ने दिया है। तो यानी कि ए में हमारा ऑप्शन क्या आएगा 2। रूल ऑफ रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, मैं आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ थ्योरीज के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन लिखा है, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी लिखा है, ग्रैंड नॉर्म लिखा है, वॉल्जेस थ्योरी लिखा है, और नीचे इनके उनके प्रोपोनेंट्स के नाम लिखे, केल्सन, HLA हार्ट, ऑस्टिन और सेविग्नी। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपने ऑस्टिन का पढ़ा होगा तो एक तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि ऑस्टिन ने थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया था, यानी कि बी का हमारा ऑप्शन 3। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आपको सब आने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात को समझना, सब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दो भी पता चल जाए, जैसे मान लो आपको रूल ऑफ रिकॉग्निशन पता चल गया, HLA हार्ट ने दिया था। रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है कि HLA हार्ट ने बताया था कि 2 तरीके के रूल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स होते हैं। तो HLA हार्ट का क्या कहना था कि जो रूल्स हैं वो डिफाइंड नहीं है, लिखे हुए नहीं है, रिटन नहीं है, तो सर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब अनसर्टेन हो सकते हैं। जो लॉ लिखा नहीं है तो साफ सीधी सी बात है वो अनसर्टेन होगा, उसमें सर्टेनिटी नहीं आएगी। तो उसका सोल्यूशन HLA हार्ट ने क्या बताया था कि हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब लॉज बना के, लेजिस्लेशन के थ्रू, प्रेसिडेंट्स के थ्रू, इन सब तरीकों से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे लॉज है उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये किसने दिया था? HLA हार्ट ने। अब देखो मुझे 2 पता है ना कि A का 2 है और B का 3 है, तो देखो अपने आप चीज़ एलिमिनेट हो गई। किसमें? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में, A का 2 और 3, बाकी कहीं नहीं है। तो उसका आप इजीली गेस कर सकते हैं। समझ आया आपको? चलिए, फिर अगला है हमारा ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म प्लीज याद रख लेना, किसने दिया? हेंस केल्सन ने दिया है ना? ये किसने दिया? आपका केल्सन ने दिया है। और वॉल्जेस थ्योरी किसने दिया था? कार्ल वॉन सेविग्नी। देखो कार्ल वॉन सेविग्नी आप ना याद कर सकते हो वॉल्जिस्ट का, जैसे सेविग्नी के नाम में वी है तो वॉल्जिस्ट याद हो जाएगा। और वॉन हमेशा वॉन नहीं लिखते, कभी कभी बस सिर्फ सेविग्नी लिख देते हैं। तो आप याद रखना, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना। वॉल्जिस्ट का मतलब क्या होता है? जनरल विल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लॉ क्या होता है? जनरल विल ऑफ द पीपल होता है। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन 2 है। चलिए ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन 7, विच अमंग द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डिफेंसेस ऑफ न्यूसेंस। तो इसके अंदर हमारा एडवर्स पोजेशन होगा डेफिनेटली। आपको न्यूसेंस पता होना चाहिए न्यूसेंस क्या है। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। इजमेंट्री राइट्स होगा, है ना। और इस क्वेश्चन में क्या मैं सॉल्व कर रही थी तो 1-2 कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे कि गुड फेथ है या नहीं है, तो मैंने बोला कि ये सब छोड़ो। मैंने बोला आप 2 को लेके श्योर हो ना? ठीक है, तो आपका ये कंफर्म है कि A और B जो है वो डेफिनेटली होना है, तो फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका अपने आप, है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अच्छा, आपको ये पता है कि वॉलेंटरी हार्म तो नहीं ही होगा, तो डी ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो डी किसमें किसमें है? डी फर्स्ट में, थर्ड में, तो क्या बचा? ऑप्शन 2। इतना इजीली हो गया। तो आपको इस तरीके से गेस करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन में ऐसी चीज़ें दे देंगे ना कि आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा होगा। जब आपने टॉर्ट्स पढ़ रहे होगे, जब आप न्यूसेंस पढ़ रहे होगे, तो आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मारवरी वर्सेस मेडिसिन। तो ये याद रखना, इसमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आया था हमारा 1803 में आया था। तो इसमें ये था कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए, कि जुडिशरी जो है वो चेक करें लॉ मेकिंग पावर को, कि कुछ भी ना करें। 1803 का ये केस है, ये भी ध्यान रखना। फिर अच्छा, इसको बोला गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग एक्ट्स फ्रॉम द ईयर ऑफ देयर कमिंग इनटू बीइंग, है ना। तो अब क्या कहते हैं कि इसमें से आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आया है? इसमें से अब आपको एक बात पता है कि 1955 और 1956, जैसे आपको 2 पता
हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, आपको ये दो पता है। तो अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ए और बी ना, अब मैं आपको देखो सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। ये फिक्स बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट पहले आया है और हिंदू सक्सेशन एक्ट उसके बाद आया है, और किस्मत से 1955 और 1956 है, तो बीच में कुछ और है भी नहीं। तो चांसेस हैं कि जो ए और बी साथ होंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी साथ में होंगे। तो ए और बी आपको साथ में कहाँ पे दिख रहे हैं? ए और बी ऑप्शन 1 और 2 में दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट। तो यानी कि अब आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट है, उसका हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। तो अब इसको आपको इन दो में से चूज करना होगा। अगर इनकेस आपको पता होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सबसे बाद में आया है ना, आपको पता होगा 2006 में वैसे आया, और ये हमारा 1984 में आया है ना। आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन जितना मुझे याद है 1984 में आया। तो फिर ये ABCD हो गया। अब आपको थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि जैसे देखो आपको ये दो पता चल गया, तो दो ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर लेना। और थोड़ा भी अगर आपको आइडिया हो, कहीं पे पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ये 2000 के बाद आया, तो आप गेस कर सकते हो कि अच्छा डी शायद लास्ट में होना चाहिए। अब कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो इन लोगों ने कितना अच्छा ये ऑप्शंस बनाए हैं। जैसे आपने दो एलिमिनेट कर लिए, ए और बी के बारे में आप क्लियर हो, कंफ्यूजन इन दोनों में है ना। तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल इंसान होगा वो सोचेगा यार डी तो इन तीन में है, तो हाई चांसेस है कि क्या होगा, इधर इधर हमारा डी हो सकता है। लेकिन नहीं, समझ गए? तो ऐसे मत करना, ये वाला गेस मत खेलना कि इधर तीनों में डी दिए हैं, दो में सी दिया है, ये वाला मत खेलना। ये गेम हमेशा डुबाता है। जो गेम खेलना वो गेम दिमाग वाला गेम खेलना। ऑप्शन तो ऐसे देंगे ही ना, मतलब कि आप आंसर ना कर पाओ, बेवकूफ थोड़े। क्वेश्चन 10 है हमारा, प्रोविजन रिगार्डिंग लियन आर फाउंड इन। तो लियन क्या होता है? लियन मतलब, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपने मेरे को अपनी वॉच दी है ना, और मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे, आप मेरे 1000 रुपये नहीं दे रहे, तो मैं आपकी वॉच रख लेती हूँ, तो इसे क्या बोलते हैं? लियन। तो लियन जो बेसिकली रहता है ना, जो अनपेड सेलर रहता है। अनपेड सेलर वो रहता है कि जिसको सामान ले लिया बायर ने लेकिन पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या करता है, सामान रख लेता है ना। तो ये कहाँ पे दिया है? ये हमारे, सीधी सी बात है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं है ना, और हमारा कंपनी एक्ट में नहीं है। अब कंफ्यूजन हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर लियन का मतलब पता है तो आप गेस कर सकते हो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगला है हमारा क्वेश्चन 11। ये क्या बोलता है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। यहाँ पे टॉर्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये हमारी डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में दे रखी है, सेक्शन 2M में। ठीक है। अगला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed. तो इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। आप लोग अगर IPC का सेक्शन 92 पढ़ेंगे तो उसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है। तो आप देख रहे हो IPC का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, नो ऑफेंस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू अरेस्ट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, मैजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन, पुलिस ऑफिसर, अक्यूज पर्सन। तो अक्यूज पर्सन तो डेफिनेटली नहीं है। तो अब क्या करो, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, लेकिन मान लोगे इनकेस आपको नहीं पता, तो इतना आपको क्लियर है कि अक्यूज पर्सन तो डेफिनेटली नहीं है। तो देखो जहाँ पे डी होगा वो आंसर नहीं होगा। तो आपके इसमें डी है, ये नहीं होगा, इसमें डी है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचाइए। तो मैजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन और पुलिस ऑफिसर, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर हमारा 2 है। क्वेश्चन 14 क्या कहते हैं, ए इंटेंडिंग और नोइंग दैट द ब्लो में परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस gives Z a blow which does not permanently disfigures Z's face but which causes Z to suffer severe bodily pain for 20 days। तो ये जो सीवियर बॉडली पेन फॉर 20 डेज है, आप जब पढ़ोगे ना ग्रीवियस हर्ट, तो उसमें ये बात लिखी गई है। ग्रीवियस हर्ट का जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि कब ग्रीवियस हर्ट होता है, तो उसमें ये डेफिनेशन लिखी होगी। तो ये होगा हमारा वॉलंटरली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन 15। यूगन एलरिच इन हिज थ्योरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो देखो इसमें 4 चीज़ें लिखी हैं। ऑप्शन ए है मतलब ABCD दे रखा है, 4 पॉइंट्स है। लॉ इज टू बी फाइंड इन सोशल फैक्ट्स, जो कि सही है, यूगन एलरिच ने कहा है। दूसरा, लिविंग लॉ इज अ फैक्ट दैट गवर्न्स सोशल लाइफ।
सी बोला है इफ स्टैच्यूट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस इट्स नॉट पार्ट ऑफ लिविंग लॉ। और डी क्या बोला, द टास्क ऑफ लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। ये हम सबको पता है कि सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, रॉस्को पाउंड ने दिया था, करेक्ट। तो यहाँ पे डी तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो जिस भी ऑप्शन में डी दिख रहा है आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बस तो ऑप्शन 2 है ए बी सी। तो लॉ इज फाउंड इन सोशल फैक्ट्स। और यूगन एल्ड्रिच ने, मैंने पूरा जूरिस्प्रूडेंस का वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे लिविंग लॉ के बारे में यूगन एल्ड्रिच ने बताया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं मिलता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, यूगन, तो ये ए बी सी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट, इसका ऑप्शन 2 है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है या फॉल्स डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इनिशिएटेड एट द इंस्टेंस ऑफ अ मुस्लिम वुमन अंडर द क्लासिकल मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, खुला कहते हैं। मुबारत नहीं कहते, मुबारत में म्यूचुअल कंसेंट होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इट्स खुला, क्योंकि जब हम मुस्लिम लॉ का टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये खुला। तो इद्दत और महर तो डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं, है ना। महर और इद्दत तो अलग चीज़ है। इद्दत तो हमारा डिवोर्स के बाद वो जो समय रहता है ना, इद्दत पीरियड जिसे बोलते हैं, कि इतने समय तक वो लोग शादी नहीं कर सकते, इतने महीने वेट करना पड़ता है, वो इद्दत पीरियड होता है। और महर भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो ये दो चीज़ें, तो ये तो डिवोर्स है ही नहीं, ये खुला और मुबारक में से होगा, तो इसका आंसर खुला है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 मैच करना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है उससे रिलेटेड इन लोगों ने क्वेश्चंस दे दिया, मैच करने के लिए कहा है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपका कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 9 में दे रखा है, अगर एक भी आपको पता हो। जुडिशियल सेपरेशन कहाँ पे दे रखा है, 10 में दे रखा है। तो 9 और 10, ए 9 दिया है क्या, 9 हमारा 4, यानी कि ए का हमारा क्या है 4, कोई ऑप्शन दिख रहा है ए का 4, यस 3, तो हमारा हो गया 3, ऑप्शन नंबर 3। एक भी आपको पता है ना तो आप इजली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वर्ड मैरिजेस कहाँ पे दिया है, वर्ड मैरिजेस 11 में दिया है, और वर्डेबल हमारा कहाँ दिया है, वर्डेबल हमारा 12 में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सेक्शन 2B में इसकी डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस की। तो बिजनेस में सीधी सी बात है, ट्रेड आएगा, प्रोफेशन आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, 3 चीज़ें तो होंगी, है ना। ये 3 चीज़ें मिलती हुई लग रही है, हायरिंग नहीं लग रहा है, तो हायरिंग जो होगा वो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करना है, टीपीए के प्रोविजंस दे रखे हैं और इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट मैच करना है ना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। मतलब उस सेक्शन के अंदर है क्या, सेक्शन 5 क्या बताता है, 6 क्या बताता है, 7 क्या बताता है, 8 क्या बताता है। तो अच्छा एक काम करो, इसे सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इन लोगों ने हमें कितने सेक्शन दिए, 5, 6, 7, 8। अब आप क्या करो, इधर जो ऑप्शंस दिए ना ये चारों पढ़ो, और आपको क्या लगता है कि पहले इन लोगों ने क्या बताया होगा टीपीए में। तो सबसे पहले इन लोगों ने बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, ये दो तो पहले नहीं आएंगे। मतलब जो क्या कहते हैं कि सेक्शन 5 देखा जाए तो सेक्शन 5 1 या 2 में से हो सकता है, करेक्ट। अगर आप थोड़ा और अच्छे से लॉजिक लगाए तो लगा सकते हैं। अगर आप, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं इस वजह से बता रही हूँ कि आंसर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आंसर तो लिखा ही मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैं सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, अगर मान लो किसी को नहीं आता और किस तरीके से, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं आ पाती है, तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। और अगर आपको आता है ना तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाइए। तो देखो अब आपको ये चीज़ पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, है ना, कि इसमें से जो सेक्शन 5 है उसमें क्या होगा कि ये 3rd और 4th तो डेफिनेटली नहीं होगा, है ना। तो यानी कि पहले वाले का ऑप्शन 1 या 2 होगा, तो 1 या 2। तो इसमें देखो आपके 1, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे, आपको समझ आया। और उसके बाद एक चीज़ क्लियर है कि जो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र है वो एंड में होगा। एंड में क्यों होगा, क्योंकि मतलब ट्रांसफ़र पूरा बता देंगे उसके बाद ही बताएंगे ना कि क्या होगा, अगर ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, तो 4th नंबर पे होगा। अब उसके हिसाब से कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर बस 2 ऑप्शन बचे। तो आप समझ गए, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग को समझ आए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, फिर हमारा अगला है स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द। तो इसके लिए आपको सेक्शन 4 पढ़ना होगा। सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन समझ आएगा कि ये हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एसआरए के अंदर तभी ग्रांट कर सकते हैं व्हेन इट इज़ फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग पीनल लॉ। तो देखो ये नहीं हो, मतलब ये आपको सेक्शन 4 में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लग सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, सबको लग सकता है। आपको सेक्शन 4 पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। और उसके बाद वैसे इजी था गेस करना। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, ये 2 तो आप इजीली हटा सकते थे, तो वही 1 और 4 बचता। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कर लेना, आप पढ़ लेना इसको। फिर अगला द स्टैट्यूट आउटस्टिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड बी इंटरप्रेटेड ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली। ऑप्शन नंबर 2, 3 ऑप्शन है, लिबरली, स्ट्रिक्टली, बोथ लिबरली एंड स्ट्रिक्टली, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग आपका आंसर पता होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, इसका आंसर पता नहीं चल पाता। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं, तो यहाँ पे टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है। अक्रूड डिपॉजिट नहीं कहते, रिकरिंग नहीं कहते, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कहते, है ना। उसके बाद थोड़ा सा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग इनटू फोर्स। तो ये वाला हमारा कब आया था, ये हमारा आया था 1890, ये आया 1966 में, और फिर क्लेटन एक्ट हमारा 1914, और ये हमारा आया 2002। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो इसके अंदर हमारा ग्रेचुइटी नहीं इंक्लूडेड, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन दें बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव। तो आप इसकी जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ग्रेचुइटी नहीं इंक्लूडेड। क्वेश्चन 26, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन एज दे अपीयर इन प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू द एविडेंस लॉ। तो एक चीज़ इसमें तो ध्यान रखना, 4 चीज़ें क्या है, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, जजमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी पहले आएगा। उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन डी, और उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। तो बी डी ए ये ऑर्डर तो होगा। अब कई लोगों को हो सकता है कि जजमेंट पहले आएगा कि बाद में, उससे कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन आपको, अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। तो बी डी ए आपको कहीं पे एक जगह दिख रहे हैं करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 ये लोग साथ में दिख रहे हैं ना, जजमेंट उसके बाद आता है। तो कॉमन सेंस आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैच करना है ना। राम जवाया कपूर केस में क्या हुआ, दिल्ली लॉज एक्ट में क्या हुआ, मेनका गांधी में क्या हुआ, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेनका गांधी वाला सबको पता रहता है। मेनका गांधी क्या था, किससे रिलेटेड था, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग से रिलेटेड था। तो सी का 4। अगर आपको ये पता होगा तो फिर क्या होगा कि आप चीज़ों को आंसर कर, सी का 4 कहाँ पे दे रखा है, देखो आपको तो ईजी हो गया। हाँ, मतलब क्या इसका ऑप्शन 3 ही है। फिर ये जो हमारा ये जो दिल्ली लॉस करके ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। और इसका आंसर क्या है हमारा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर अगला, अरेंज द फॉलोइंग एज दे अपीयर इन एनी ट्रायल प्रोसीडिंग अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। तो इसको अगर आपको, मतलब वही आपने अगर सीआरपीसी देखा होगा तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना। सीआरपीसी का डायरेक्ट प्रोविजन नहीं पूछा, लेकिन आप देख के बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, डिस्चार्ज। अब आपको डिस्चार्ज वर्ड सुनते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मतलब क्या एकदम रिहा कर देना, नहीं। जजमेंट के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है डिस्चार्ज और एक होता है एक्विट। ऑल्दो इस टॉपिक का पार्ट, मतलब इस वीडियो में मैं ये नहीं बताना चाहती थी, बट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। डिस्चार्ज और एक्विट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्विट कब होता है, जब पूरी सुनवाई वगैरह हो जाती है तब होता है एक्विट। और डिस्चार्ज क्या होता है, सारी सुनवाई होने से पहले डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज ऑब्वियसली इसमें से क्या आएगा, पहला आएगा। ये सारी कहानी शुरू होने से पहले ही होती है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पे डबल जियोपार्डी नहीं लगता है, एक्विट पे लगता है डबल जियोपार्डी, ठीक है। तो डिस्चार्ज सबसे पहले आएगा, और एक ही जगह जहाँ पे डिस्चार्ज पहले आ रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज के बाद हमारा क्या है, प्ली ऑफ गिल्ट। उसके बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट आएगा, और फिर उसके बाद समन टू
सॉरी, उसके बाद हमारा क्या है, समन टू डिफेंस, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है, इसका ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन 29, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर प्रोवाइडेड अंडर द एविडेंस लॉ। तो इसमें इसको आपको क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, इसका ऑप्शन मैं आपको चारों रीड करती हूँ। पहले है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फिर मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, फिर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, फिर है हाईली इम्प्रोबेबल। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले आएगा मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, फिर आएगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फिर आएगा हमारा हाईली इम्प्रोबेबल, फिर आएगा हमारा एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ऑप्शन 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, लीगल थ्योरी इज अ साइंस नॉट वॉल्यूशन, इट इज नॉलेज ऑफ व्हाट द लॉ इज, नॉट ऑफ व्हाट द लॉ आउट टू बी, इट वाज सेड बाय ऑप्शन 1 जेरेमी फ्रैंक, ऑप्शन 2 सेलमन, ऑप्शन 3 केल्सन या डुगेट। तो ये केल्सन है। मैंने यहाँ पे मैंने नीचे आंसर आप लोग के कन्वीनियंस के लिए लिखा है कि कभी कभी होता है ना, हम मार्क नहीं करते हैं और डिस्कशन कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्किप कर करके देख रहे होते हैं, इस वजह से मैंने आंसर नीचे लिखा है। क्वेश्चन 31, when an emergency under article 352 of the constitution is proclaimed, the president of india has no power to suspend the, obviously article 20 and 21। ये कहाँ पे दिया है हमारा, आर्टिकल 359 में दिया है। ये जो इमरजेंसी वाली प्रोविजन है 352 से 360, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। इद्दत क्या होता है मुस्लिम लॉ में, मैंने पहले ही बताया था। वो क्या होता है कि डिवोर्स के बाद एक समय रहता है, वो वुमेन को वेट करना पड़ता है कि वो शादी नहीं कर सकती उस टाइम पीरियड पे। क्यों नहीं कर सकते, जिससे कि हमें पहले तो ये सब डीएनए और ये सब नहीं होता था ना, तो जिससे कि वो जो बच्चा होता है, इनकेस अगर वुमेन किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसकी पैटर्निटी डिसाइड करी जा सके कि कौन उस बच्चे का पापा है ना। तो वेटिंग पीरियड फॉर ए वुमेन कैन रीमैरी आफ्टर डिवोर्स, तो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन 33, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला क्या, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स, रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तीसरा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और चौथा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो सबसे पहले अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये हमारा आर्टिकल 17 में दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन डी पहले होना चाहिए। एक ही में ऑप्शन डी पहले है, ऑप्शन 1। तो ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। विच ऑफ द सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 11, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें से कौन से कन्वेंशन को, विच क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन वाज मेनली रिफर्ड टू डिसाइड विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो पहले यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन चार्टर, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, फॉर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इसका ऑप्शन 3 है। अब ये तो आपको केस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देख के तो लग सकता है कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हाँ ये नहीं लग रहा है ना, बट कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डोमेन ऑफ कॉपीराइट। तो ऑब्वियसली कंसेप्ट नहीं है, आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूडेड है, साउंड भी इंक्लूडेड है, प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी भी इंक्लूडेड है, बट ये जो कंसेप्ट वर्ड है वो नहीं इंक्लूडेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 37, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो फिर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, आपने देखा पहले भी पूछा, 2-3 सवाल ऐसे बन चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक है, फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तीसरा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और चौथा इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्कूल। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे क्या होगा, बी होगा। बी देखो, बी के बाद जो होगा हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा, तो बी होगा पहले फिर ए होगा, तो इस हिसाब से हमारा क्या बनता है, ऑप्शन 3। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन 38, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंडीशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। इंटेंशन थ्योरी तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 3 नहीं पता, नहीं इंटेंशन थ्योरी, मतलब अगर आपने थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा ना, तो ये तो ये आपने टर्म ही नहीं सुना होगा, तो डी को तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कहाँ पे डी नहीं लिखा, इन 3 जगह डी लिखा हुआ है, तो ये 3 तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 ही बचता है। ठीक है, क्वेश्चन 39, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द प्रोमिसरी नोट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ऑब्वियसली सेक्शन 4 बात करता है, यानी कि ऑप्शन 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट द डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, Z believing the ground to be firm treads on it, falls in and is killed. A has committed offense of culpable homicide. आप illustration देख सकते हैं,
आईपीसी से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं ना, तो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑल्सो नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, आप सेक्शन 58 है ना, मॉर्गेज एक इंपॉर्टेंट चीज है, कितने तरीके के मॉर्गेज आप ये लोग पढ़ लेना, सेक्शन 58 टीपीए का। इसके बाद क्वेश्चन 42 है, आइडेंटिफाई इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन फ्रॉम द ईयर ऑफ कमिंग इनटू बीइंग। ये तो याद करना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तीसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तीसरा यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, और फोर्थ है हमारे पास वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन 1 है। सबसे पहले हम लोगों के पास आया, सबसे पहले हम लोग के पास है यूडीएचआर, यूडीएचआर के बाद हम लोग के पास आई यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, फिर आया हमारा आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और लास्ट में हमारा आया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वियना। अगर मैं कह रही हूँ ना कि ये यहाँ भी अगर आपने देख लिया ना और याद हो गया तो वो हेल्प करेगा आपको। कंपनी फॉर द चैरिटेबल पर्पस में बी इनकॉर्पोरेटेड एज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी और पार्टनरशिप, तो इसका आंसर आएगा लिमिटेड कंपनी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन को आप लोग मन कर तो पॉज करके सॉल्व कर लेना। इसमें क्या किया है, इन लोगों ने आर्टिकल्स दे दिए सेंटर से रिलेटेड, और स्टेट में जिस आर्टिकल में सेम मतलब है स्टेट के आर्टिकल्स दे दिए, और इनको कहा है मैच करने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, देखो ऑर्डर में दिया है। अगर एग्जीक्यूटिव में मैं बताती हूँ, अगर सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है तो मतलब सेंटर में अगर सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो स्टेट में भी सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है तो स्टेट में भी सबसे पहले उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ही बताएंगे। तो एक ऑर्डर है, तो यानी कि 72 है ना, इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 72, 77, 102, 105 है, सबसे छोटा 72 है। तो इसमें क्या सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा 161 है। तो ऑप्शन 3 है ना, ये तरीका है। अगर जिसको नहीं पता मैं उसको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। 77 दूसरे नंबर पे क्या बढ़ा है, 77, इसमें क्या दूसरे नंबर पे बढ़ा है, दूसरे नंबर पे बढ़ा है 166, यानी कि हमारा क्या होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बनता है 4। ठीक है, उसके बाद 102 और 105 है, तो 102 हमारा 1, इसमें क्या है 191, और सबसे बड़ा 105 है, इसमें सबसे बड़ा 194 है, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि क्या हमारा ऑर्डर होगा, हमारा ऑर्डर है 3 4 1 2, तो यहाँ पे कहाँ है 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4, तो ये हमारा सही आंसर है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, पर उस समय में इतना दिमाग काम नहीं करता, लेकिन आप कर सकते हो। ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आफ्टर पासिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शेल गिव हिज असेंट। ऑब्वियसली शेल, ये क्या है आप पढ़ोगे आर्टिकल में तो क्या है शेल, ये शेल में वाले क्वेश्चन आ जाते, तो इसका क्या है शेल गिव हिज असेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। वो जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा सिलेबस होगा, तो फेडरलिज्म अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें से पूछे कि फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है। फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, और सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें से क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं है फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, है ना। और फिर एक कौन सा ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, एक 3 में एक 4 में, ठीक है। और अब देखो ABCD ये सारे तो है नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बच क्या गया 4th। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ये तो एक तरीका था जी, मतलब अगर किसी को ट्रिक से सॉल्व करना है, लेकिन साफ सीधी सी बात है फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का फेडरलिज्म से कोई लेन देन नहीं है, और कोर्ट्स की अथॉरिटी नहीं है, इसका भी फेडरलिज्म से कोई लेन देन नहीं है। तो A और C, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज लेड डाउन दैट द यूनिवर्सिटीज टू प्रिस्क्राइब कंपल्सरी कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एट एवरी लेवल इन कॉलेज एजुकेशन। तो ये हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। MC मेहता के बहुत सारे केसेस है, ईयर याद कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, इनको मैच करना है कौन से आर्टिकल में क्या है ना। तो पहले में क्या है, हमारे पहले लिस्ट में क्या है, कंप्लीट जस्टिस, स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू ऑफ द जजमेंट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरे वाले में क्या है हमारे पास आर्टिकल 137, 131, 142, 136।
तो ये तो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड है ना। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आप लोग देख लेना, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं, लेकिन यही है कि इसमें भी अगर आपको एक भी अगर आपको कोई चीज़ पता है ना, जैसे कि स्पेशल लीव पिटिशन सब मेजॉरिटी को पता होगा क्यों, किसमें आर्टिकल 136 में, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता है जो हमारा स्पेशल लीव पिटिशन है ना, वो हमारा कहाँ है, आर्टिकल 136। तो देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बी का 4 है, वो क्या ऑप्शन 4 है। तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, है ना। बाकी आपको देखना ही पड़ेगा। Which question 49, when the legislature delegates to the executive its essential function, legislature जब अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेलीगेशन, एक्सेसिव डेलीगेशन, एनर्मस डेलीगेशन, एसेंशियल डेलीगेशन। तो ऑब्वियसली से एक्सेसिव डेलीगेशन कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। Which one of the following fundamental rights are available to citizens only? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 है ना। तो इसमें से जो सारे हैं वो किसको अवेलेबल है, वो सारे के सारे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, बाहर वाले को नहीं अवेलेबल। फिर अगला, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बार टू फर्दर सूट्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर नहीं आपको समझ आ रहा क्वेश्चन तो आप आराम से रुक के पॉज करके देख सकते हो, है ना। तो बार टू फर्दर सूट का एग्जाम्पल नहीं है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ऑप्शन है ऑर्डर, पहला ऑप्शन है ऑर्डर 2 रूल 2, दूसरा है ऑर्डर 9 रूल 9, तीसरा है ऑर्डर 7 रूल 11, फोर्थ है ऑर्डर 22 रूल 9। तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11। ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ही आपको पता होगा। अब हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, एक है हमारा हेडली वर्सेस बैक्सेंडल केसेस है यहाँ पे लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसके अंदर क्या हुआ है ये बताया गया है। तो लिस्ट 1 में केस है हमारा हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। अब बताओ हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, ये तो बहुत लैंडमार्क सा केस है। ये इसमें क्या किसकी बात करी गई थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोercion, क्वांटम ऑफ डैमेजेस या मिस्टेक। इसमें बात करी गई थी क्वांटम ऑफ डैमेजेस। तो ए का 3 देखो कहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 साफ आपको पता चल गया। तो एक भी लैंडमार्क अगर आपको पता है तो आप उसे पता कर लेंगे। दूसरा हैंकल वर्सेस पेप, ये कौन सा केस है हमारा, ये हमारा मिस्टेक का केस है। ठीक है, ये आप देख लेना, है ना, आराम से बंद कर तो केस भी देख लेना। फिर अगला हमारा मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे, ये हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है। और बाकी जो ये है हमारा चिक्का मम्मी राजू शेषम्मा, ये भी एक लैंडमार्क केस है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिलेटेड है कोercion से। चलिए अगला है क्वेश्चन 53, आइडेंटिफाई द डिसेंडिंग ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर मेंशन इन आर्टिकल 38(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसमें आपको ये मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने 38(1) पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा यही पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीज़ पढ़ाना। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको बताने इसमें से क्या सबसे पहले बताया गया। पहले जुडिशियल डिसीजन, दूसरा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तीसरा है ट्रीटीज, चौथा है इंटरनेशनल कस्टम। तो सबसे पहले किसकी बात करी गई है, ट्रीटीज की, ये पहले नंबर पे इसकी बात करी गई है। फिर बात करी गई है आपके इंटरनेशनल कस्टम्स की, फिर बात करी गई है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर बात करी गई है जुडिशियल डिसीजन की। तो यानी कि हमारा होगा सी डी, सबसे पहले सी आएगा, है ना, सी, उसके बाद डी, सी डी बी ए, यानी कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 इफ आई एम राइट, है ना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 54, हु मे कम्यूट द पनिशमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। तो यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा, अब इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्या कहते हैं, एन इंटरेस्टेड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस अंडर आईपीआर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। तो कंपल्सरी लाइसेंस का एक कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट आईपीआर में आप लोग पढ़ लेना। तो 3 साल बाद कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ ड्यू जर एग्जीक्यूटिव। दूसरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव,
है ना। और तीसरा है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। फोर्थ है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें से इन लोगों ने पूछा कि करेक्ट नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू तो सबका होगा ही। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ डीजी और एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है, तो डीजी और एग्जीक्यूटिव है ना। और डी फैक्टो कौन है हमारे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर एविडेंस लॉ फैक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ये डेफिनेटली फैक्ट है। एनीथिंग नॉट परसीव्ड बाय सेंसेस, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इन दोनों में से एक ही होगा। एनी मेंटल कंडीशन, ये भी फैक्ट है ना। अब मतलब ये तो कितनी अब्रप्ट सी बात लिखी है, इजी है गेस करना आपके लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 ही है। चलिए आगे चलते हैं। कंपल्सरी लाइसेंस फॉर पेटेंट आर ग्रांटेड एज, कंपल्सरी लाइसेंसेस जो पेटेंट के लिए मिलती है वो वॉलेंटरी होती है, इम्प्लाइड होता है, वर्चुअल होता है, स्टैट्यूटरी होता है। तो ये स्टैट्यूटरी होता है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, रीड द फॉलोइंग इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। बी है हमारा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शेल नॉट बी इवन। सी है हमारा, आर्बिट्रेशन क्लॉज मे बी सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। डी है हमारा, सेक्शन 22 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें अच्छा सिर्फ यही लिखा है, रीड द फॉलोइंग इन कनेक्शन विद द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। अब सही बताना है कि गलत बताना है इसमें तो इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी है ये सही है, और ए और डी गलत है। तो इसका जो है हमारा आंसर जो आएगा वो होगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल 31C वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, तो किससे आया था? ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में ही आया था, तो हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन ऑप्शन दे दिए 44th, 42nd, 24th, तो इसका सही आंसर हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, विच अमंग द फॉलोइंग केसेस आर कनेक्टेड टू वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। जो वॉलेंटरी आया है विल नॉट बी, मतलब उसको इंजरी होगी तो उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वॉलेंटरीली आया है, जैसे बॉक्सिंग मैचेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला है हमारा जो केस है, विद्यावंती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आई थिंक ये विद्यावती है। और दूसरा हमारा पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। तीसरा है हमारा उषाबैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। और फोर्थ है हमारा बॉल्टन वर्सेस स्टोन्स। और यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, एक में ABD दे रखा है, एक में ABC। अब इसमें आपको एक भी पता होगा तो आप इसको, एक भी पता होने से इसमें आंसर नहीं हो पाएगा। जैसे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इतने तमकते झमकते तो इसमें देखो, ये जो विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, ये हमारा केस जो रिलेटेड है, ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया। जितना मैं इसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, ये केस हमारा रिलेटेड है, वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है, स्टेट की वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो ए तो नहीं होगा, तो ए जिसमें नहीं दिया वो होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले रेस जुडिकेटा, तो ये तो है ही, तो ये नहीं होगा। इक्विटी, ये भी है। एस्टॉपल, ये भी है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 63, द ऑब्जेक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज टू प्रमोट, इसमें है स्टेटमेंट ए, टू प्रमोट राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बी है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सी टू कर्टेल करप्शन। और डी है हमारा टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेट और पब्लिक इन नेचर। तो सारे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, डी तो डेफिनेटली नहीं है, तो जहाँ आपको डी दिख रहा होगा वो तो नहीं ही होगा। तो यानी कि इस हिसाब से हमारा ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, फिर क्या बचता है हमारा 4। दैट्स इट। ये तो खैर मतलब तुक्के से बता दें, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसमें पहले क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स।
चौथा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड्स। तो इसका जो है हमारा डी नहीं है, बाकी सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तो यानी कि हमारा ऑप्शन होगा इसमें से 2। आगे चलते हैं। इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स टू डेट ऑफ यूएसए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूके तो हो ही नहीं सकता, तो कनाडा है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आपने फेडरेशन पढ़ा होगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें आपको बताया, तो कनाडा है। अगला है विच क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WTO नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 WTO। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर एसोसिएटेड विथ कंसिडरेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो पहले हमारा क्यूरी वर्सेस मीसा, दूसरा है हमारा केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद, तीसरा है अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, और चौथा हमारे पास भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल। तो इसमें से क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉज आर एसोसिएटेड विद कंसिडरेशन, क्या पूछा गया, जो कंसिडरेशन से डील करता है। तो यहाँ पे ये वाला केस तो नहीं है हमारा, डी नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें डी नहीं है, वो क्या है हमारा ए बी एंड सी। वैसे पता है ये केसेस आपको पता होना चाहिए, केदारनाथ ये सब इसके लैंडमार्क केस हैं, क्यूरी वर्सेस मीसा ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सब लैंडमार्क केस, साफ साफ सवाल पूछा गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एसोसिएशन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज जॉइंट एंड सेवरल। तो पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी और ओपन मार्केट, वेरी क्लियर इट इज, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन 69, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज अ यूनिट ऑफ विच गवर्निंग बॉडी, CSIR, NCERT, UGC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो CSIR, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आप रखते हो, जनरल अवेयरनेस, तो आप ये चीज़ें आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन 70, कैन द क्लाइंट्स पेपर्स डॉक्यूमेंट्स अंडर द पोजेशन ऑफ ए लॉयर बी कंसिडर्ड गुड्स टू रिकवर हिज फीस अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो पहला ऑप्शन है हमारा येस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, दूसरा दे आर नॉट गुड्स, तीसरा येस इफ चार्ज इज क्रिएटेड, चौथा येस आफ्टर डेथ ऑफ क्लाइंट। तो ये गुड्स नहीं है, इसका क्या ऑप्शन 2 है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, a company is vested with a distinct legal personality separate from its members. This was held in which of the following case? Solomon versus Solomon, Daimler versus Continental Tires, Bridges versus Hawksworth, John versus Smith। Solomon versus Solomon एकदम लैंडमार्क है, ये तो गलत नहीं करना है, सबको पता होना चाहिए। अब इसको मैच करना है, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज दी हैं और उनके नीचे दूसरे लिस्ट में उनके प्रोपाउंडर का नाम है। तो वॉल्जिस थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था हमारा सैविग्नी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद मिनिमम मोरालिटी, तीसरा कमांड ऑफ सॉवरीन और चौथा सोशल इंजीनियरिंग। तो ये हमारा किसने दिया था, ये दिया था रॉस्को पाउंड ने, है ना। अगर आप याद करोगे तो आपको ऐसे करके सारे ही पता होंगे। कमांड ऑफ सॉवरीन हमारा ऑस्टिन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको मैच करने को मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्जिस सैविग्नी कौन से नंबर पे, 3, यानी कि पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। मिनिमम मोरालिटी किसने दिया हमारा, एचएलए हार्ट ने, तो एचएलए हार्ट कौन से नंबर पे, 4, 3 के बाद 4। कमांड ऑफ सॉवरीन ऑस्टिन कौन से नंबर पे, 1, है ना। तो 3 4 1 2 ये हमारा आंसर है, 3 4 1 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 73, इसे मैच करना है, ठीक है। तो कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 102 दे रखा है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे रखा है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होना, मतलब आपको पता होगा तो ही आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फिर है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और चौथा है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन 4 बन रहा है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए बता भी देती हूँ, आपको याद हो जाएगा कौन सा अमेंडमेंट किससे डील करता है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो हमारा 101 में दिया गया था। अगर आपको ये भी पता होगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं, करेक्ट। देखो 4 सिर्फ किस में, इसी में सिर्फ 4 है, और कहीं पे 4 नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये हमारा 102 में दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। फिर हमारा 103 है और 104 है,
उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। पहले वाले में कॉज बता रखा है और दूसरे वाले में क्या बता रखा है, इफेक्ट ऑन मैरिज। तो पहला कॉज में क्या क्या लिखा है, गिल्टी ऑफ रेप सिंस सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, दूसरा इम्पोर्टेंसी, तीसरा स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी, चौथा अडल्ट्री। और उसके बाद हम लोग देखें इसके इफेक्ट क्या है मैरिज पे। तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, वॉइडेबल मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। तो ये आपको पता है स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी, सी है ना, और ये स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी सी, ये होगा हमारा 3। तो सी का 3 कहाँ पे दे रखा है, एक तो 1 में दे रखा है तो 1 हो सकता है, बाकी अब देखो कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो साफ सीधा क्या बन रही है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है ना। बाकी मैं आपको और बाकी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। गिल्टी ऑफ रेप सिंस सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, तो ये तो ऑब्वियसली ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, कोई इसमें बात ही नहीं है। अडल्ट्री भी अभी जो है ना ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है अभी के लिए, है ना, जैसे आप देखोगे तो अडल्ट्री जो है वो भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, लेकिन और ये भी ऑप्शन है। अगर सिर्फ अडल्ट्री रहता और ऑप्शन ए नहीं रहता तो आप अडल्ट्री के लिए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स लगा सकते थे, बट अब ये भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। और बाकी जो है हमारा अब अडल्ट्री को हम कहाँ पे रखेंगे, अडल्ट्री को हम लोगों ने ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वाले उसमें मैच कर दिया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंसी क्या है, इम्पोर्टेंसी तो हमारा ये वॉइडेबल मैरिज है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, हाँ तो इसका ऑप्शन 1 आप लोगों ने मैंने आपको मार्क करा दिया है। अब मैच करना है प्रोविजंस। ठीक है, मतलब केस लॉस, एक में केस लॉ एक में प्रोविजन है। एक में तो के हमारे प्रोविजंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस और एक्ट ऑफ गॉड। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो सबको ही पता रहता है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। एब्सोल्यूट लायबिलिटी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर नेग्लिजेंस हमारा किस में है, MCD वर्सेस सुभागवंती। और एक्ट ऑफ गॉड क्या है, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। इन्होंने सबका लैंडमार्क केस दिया है, तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये भी ध्यान लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है ना, मैंने आपको ये बता दिया। और बाकी आप मैच करते रहना, फटाफट मैच करना तो ही आप जल्दी कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया, केस लॉ एक आइडिया मिल गया होगा कैसे सॉल्व करना है। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई फीडबैक है या आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।